Good morning, everyone. I hope you are fit and fine. Today, now discuss in reform of the UN after the Cold War. आज जो डिस्कस करने वाले हैं हम रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर कि कोल्ड वॉर के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या रिफॉर्म हुए, रिफॉर्म का क्या सुधार है। जैसे कि आपको पता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर चला हुआ है, सभी विद्यार्थियों को अगर साउंड में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप ईयरफोन का यूज करें, जिससे कि आपको साउंड क्लियर या सुनाई दे। और आप अपने साथ में एनसीईआरटी की बुक्स को भी ओपन रखें ताकि आपको और भी अच्छे से पता लग जाए क्या लाइन हमें क्या बताना चाहती है। और आपको बार बार यही बात बताई जा रही है कि आप एनसीईआरटी फॉलो करो, एनसीईआरटी फॉलो करो, एनसीईआरटी ही पढ़ें। आप सिर्फ आप एनसीईआरटी को ही पढ़ें, ठीक है। इसका जो टॉपिक है रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर, कि क्या सुधार हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में आफ्टर कोल्ड वॉर। शीत युद्ध सबको पता है कब शुरू हुआ था कोल्ड वॉर। यस, फिर रिपीट करते हैं 1947 टू 1991 तक था। रिफॉर्म देखते हैं। रिफॉर्म एंड इंप्रूवमेंट आर फंडामेंटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व द नीड्स ऑफ ए चेंजिंग इन्वायरमेंट। बदलते परिवेश में जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी है। कहते हैं कि कभी भी हम किसी भी चीज में रिफॉर्म कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर जितने भी पूरा करने के लिए बहुत सारे संगठनों में सुधार और विकास करना भी बहुत जरूरी है। द यूएन इज नो एक्सपेक्टेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है। द यूएन इज नो इन रिसेंट ईयर्स देयर हैव बीन डिमांड्स फॉर रिफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड बॉडी। हाल ही के वर्षों में वैश्विक संस्था में भी सुधार की मांग करते हुए बहुत बार आवाज उठाई गई है, आवाज भी उठी है। However, there is a little clarity and consequences on the nature of reform. बहरहाल सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति भी बन नहीं पाई है। टू बेसिक काइंड्स ऑफ रिफॉर्म फेस ऑफ द यूएन। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के बुनियादी सुधारों का भी मसला है। रिफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस and a review of the issues that fall within the jurisdiction of the organization। एक तो यह है कि संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार कैसे किया जाए। दूसरा कहता है कि जो संगठन के न्याय अधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। ऑलमोस्ट कहते हैं लगभग एवरीवन इज एग्रीड दैट बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ रिफॉर्म आर नेसेसरी। लगभग कहते हैं कि सभी देश सहमत हैं कि दोनों ही तरह में सुधार जरूरी है, क्योंकि what they cannot agree on is precisely what is to be done, how it is to be done and when it is to be done। कहते हैं कि देशों की भी सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। कैसे करना है, कब करना है। ऑन द रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस द बिगेस्ट डिस्कशन हैज बीन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। बनावट और प्रक्रिया में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर हुई है। रिलेटेड टू दिस हैज बीन द डिमांड फॉर एन इंक्रीज इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबरशिप so that the realities of the contemporary world politics are the better reflected in the structure of the organization। इससे जुड़ी हुई एक मांग यह भी है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी, परमानेंट और जो नॉन परमानेंट हैं, स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि समकालीन जो पूरे विश्व की राजनीति है उसको भी वास्तविक संगठन की बेहतरी नुमाइंदगी पैदा हो। In a particular, there are proposals to increase membership from Asia, Africa and South America। खास तौर पर एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात भी उठ रही है। When this
बियॉन्ड दिस US and other Western countries want improvements in the UN's budgetary procedures and its the administration. इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र के बजट से जुड़ी प्रक्रिया और इसके प्रशासन में भी बहुत अधिक रिफॉर्म सुधार करना चाहते हैं। One of the issues to be given a greater priority or to be brought within the jurisdiction of the UN. Some countries and experts want the organization to play a greater, more effective role in peace and security mission, while others want its role to be confined to development and the humanitarian work, health, education, environment, population control, ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड सोशल जस्टिस। वो क्या कहता है कि इस पूरे पैसेज में बताया जाता है ऑन द इशू टू बी ग्रेटर, जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ में किन्हीं मुद्दों पर ज्यादा प्राथमिकता देने और उन्हें संयुक्त राष्ट्र के न्याय अधिकार में लाने का भी सवाल है, तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन क्या होना चाहिए, पीस सिक्योरिटी से जुड़े जितनी प्रभावकारी या बड़ी भूमिका निभाएं, जबकि औरों की इच्छा है क्या है, दूसरे कहते हैं कि जो ये संगठन है अपने को विकास तथा मानवीय भलाई जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, पॉपुलेशन कंट्रोल है, ह्यूमन राइट्स हैं, इन सब तक वो सीमित रहे। Let us look at the both sets of reforms with an emphasis on the reform of the structure and the process. आइए हम दोनों ही किस्म के सुधारों पर नजर दौड़ाएं और इन पर चर्चा भी करें, हम ज्यादा ढांचागत प्रतिगत सुधार कैसे करेंगे। The UN was established in 1945 immediately after the Second World War. कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल सन 1945 में हुई। The way it was organized and the way the function reflected the realities of the world politics and after the Second World War. इस महायुद्ध के बाद विश्व की राजनीति की जो सच्चाई थी उसी के अनुरूप इसका गठन किया गया और इसके कामकाज से तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकता भी झलकती है। आफ्टर द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के बाद, दोज रियलिटीज आर डिफरेंट, और शीत युद्ध के बाद सच्चाई भी बदल गई थी। कब? Here are the some changes that have occurred. आओ पढ़ते हैं हम कि आफ्टर क्या कोल्ड वॉर कब अंत हुआ, 1991। यहाँ पर भी बुक में दिया गया है, यहाँ पर भी एक मिस्टेक दिखाई दे रही है हमने वीडियो में, जहाँ हेयर लिखा हुआ है यहाँ पर 1991 भी आना चाहिए था कि हेयर 1991 आर सम ऑफ द चेंजेस दैट हैव occurred। 1991 से आए बदलावों में कुछ निम्नलिखित तथ्य, कुछ तथ्य ऐसे हैं। द सोवियत यूनियन हैज कोलैप्स्ड। सबसे पहले क्या हुआ, सोवियत यूनियन बिखर गया। आपको पता है सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, 1991 में हुआ था। लगभग 15 कंट्रीज में वो डिवाइड हो चुका था। उसके बाद यूएस इज द स्ट्रॉन्गर पावर, सबसे ज्यादा ताकतवर पावर बना यूएस। उसके बाद बताता है द रिलेशन बिटवीन द रशिया एंड द सक्सेसर ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द यूएस इज मच मोर कोऑपरेटिव। सोवियत संघ और उत्तराधिकारी और राज्य रूस और अमेरिका के बीच आपस में संबंध कहीं ज्यादा सहयोगात्मक थे। चाइना इज फास्ट एमर्जिंग एज द ग्रेट पावर एंड इंडिया आल्सो इज ग्रोइंग रैपिडली। चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा था और भारत भी तेजी से इस दिशा की ओर अग्रसर था। द इकोनॉमिक ऑफ एशिया आर द ग्रोइंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही थी। Many new countries have joined the UN as they became independent from the Soviet Union or a former communist states of the Eastern Europe. अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए और ये देश सोवियत संघ से भी आजाद हुए देश थे अथवा ईस्ट यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश भी थे। अब कहते हैं कि a whole a new set of challenge confronts all the world: genocide, civil war, ethnic conflict, terrorism, nuclear proliferation, climate change, environmental degradation, epidemics। कहते विश्व के सामने चुनौतियां एक पूरी नई कड़ी जनसंहार, गृह युद्ध,
टेररिज्म, प्रमाणिक प्रसार, जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि और डिसीज जैसे भी मौजूद थी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये क्या दिखा रहे हैं, यूनाइटेड नेशन का ये लोगो है, आप सभी को पता है, ये G60 के बारे में बता रहा है। आपकी जो बुक खोलेंगे आप बुक में देखते पाएंगे कि इसके साथ में पहले कुछ और पिक्चर बनती थी जिसमें दिखाया जाता था कि जो फ्यूचर है उसमें क्या बताया गया है। ये UN60 है, ए टाइम ऑफ रिन्यूएबल, इसको चेंज कर दिया गया है। आप जब पुस्तक खरीदेंगे पुस्तक के अंदर ये लोगो नहीं दिखाया गया। आप सभी विद्यार्थी इस सिंबल को फॉलो करें और इस सिंबल को बनाएं, क्योंकि जो आपकी पुस्तक में दिखाई गई पिक्चर है वो पास्ट की है, वो दिखाई जाती है 2015 की है, और ये करंटली पिक्चर भी अपलोड की गई है, जिसके कारण आप देख सकते हैं। ये क्या कहता है कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में 1989 व्हाट, देखो आपको बताया जो भी सेशन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट। 1989 में क्या हुआ था, याद करो, आप पीछे चले, आप एंड ऑफ बाइपोलरिटी पर रिकॉल करें पिछले लेसन को, रिकॉल 1989 में क्या हुआ था, जो बर्लिन की वॉल थी उसको डिस्ट्रॉय किया गया था लगभग 28 ईयर्स के बाद, क्योंकि बर्लिन वॉल कब बनी थी, 1961 में बना था और 89 में इसको तोड़ दिया गया था, जो कि 150 किलोमीटर तक थी। आप इसको ध्यान रखें क्योंकि प्रत्येक सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहते हैं सिचुएशन 1989 एज द कोल्ड वॉर वाज एंडिंग, द क्वेश्चन फेसिंग द वर्ल्ड वाज इज द UN डूइंग द एनफ। ऐसी दशा जब शीत युद्ध का अंत 1989 में हो रहा था, हुआ नहीं, याद रखें, हो रहा था, हुआ नहीं, हुआ कब था, 1991 में। तो विश्व के सामने सवाल यह था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है, इज इट इक्विप्ड टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो कुछ करना जरूरी है क्या उसे करने में संयुक्त राष्ट्र सक्षम होगा, व्हाट शुड इट डू बी डूइंग, इसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, एंड हाउ, कैसे, व्हाट रिफॉर्म द नेसेसरी टू मेक इट वर्क ए बेटर, संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम कर सके, इसके लिए कौन कौन से UN सेक्रेटरी जनरल, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं, आगे पढ़ेंगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। हमने अभी पढ़ा है पिछला टॉपिक रिफॉर्म ऑफ द UN आफ्टर द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के बाद UN में क्या चेंज आया, क्या सुधार हुए, आप पढ़ेंगे। UN सेक्रेटरी जनरल, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। देखते हैं पहले से लेकर लास्ट तक, आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कितनी सुंदर सुंदर फोटो के साथ उसको एक्सप्लेन भी किया गया है। सभी विद्यार्थी अपनी NCERT की बुक को पास में रखें। देखें पहला क्या है, ट्राइब के लाइफ, ये नाम भी आया था, हमने पढ़ा था। इसका जो टाइम पीरियड था 1946 से लेकर 1952 तक। यस, मैंने आपको फिर बताया 1946 दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। क्या हुआ था 1946 में, कोई विद्यार्थी, 1946 के अंदर एक मिशन पास किया गया था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। दो ही मिशन पास किए गए, एक है क्रिप्स, एक है कैबिनेट। कैबिनेट मिशन जो पास किया गया था, कैबिनेट 1946 में, और क्रिप्स मिशन 1942 में। देखते क्या कहते हैं ट्राइबले, जो कि नॉर्वे के थे, लॉयर एंड फॉरेन मिनिस्टर, वकील भी रहे और साथ में ये विदेश मंत्री भी थे। वर्कड फॉर द सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन कश्मीर, कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में युद्ध विराम के लिए इन्होंने प्रयास किया था। क्रिटिसाइड फॉर हिज ए फेलियर टू क्विकली एंड ऑफ द कोरिया वॉर, और क्या हुआ, युद्ध विराम के लिए जब उन्होंने प्रयास किया तो कोरिया युद्ध को शीघ्र समाप्त करवाने में भी ये नाकामयाब रहे, अर्थात फेलियर रहे। सोवियत यूनियन अपोज्ड ए सेकंड टर्म फॉर हिम, रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, सोवियत संघ ने इसका विरोध किया कि द्वारा इनको महासचिव नहीं बनाया जाएगा, सेक्रेटरी नहीं बनाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने ही पद से इस्तीफ़ा दे दिया। जो सेक्रेटरी के पद पर थे, इन्होंने महासचिव के पद से इस्तीफ़ा दे दिया गया। उसके साथ में आप दूसरी पिक्चर दिखा रहे हैं। दूसरी पिक्चर में भी आपको दिखाया था, पहले नाम भी बताया था। इनका नाम है डेग हैमरशोल्ड। डेग हैमरशोल्ड का जो टाइम पीरियड है 1953 टू 61, यहाँ पर भी 61 आ गया। 1961 में क्या हुआ बेटा, हमने पढ़ा था, रिकॉल करें लास्ट लेसन को फिर
एंड ऑफ बाइपोलरिटी। द बर्लिन वॉल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1961। 19 उसने क्या कहा देखते हैं, डैग हैमरशील्ड क्या कहते हैं, स्वीडन के थे, इकोनॉमिक्स एंड लॉयर थे, ये एक अर्थशास्त्री और वकील भी थे। वर्क फॉर रिजॉल्विंग द स्वेज कैनाल डिस्प्यूट एंड द डिकोलाइजेशन ऑफ अफ्रीका। इन्होंने क्या किया, स्वेज नहर से जुड़े विवाद को सुलझाने और अफ्रीका के साथ औपनिवेशीकरण के लिए भी काम किया था। अवार्ड नोबल पीस प्राइज थे posthumously in 1961 for his efforts to settle the Congo crisis। कोंगो में संकट को सुलझाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए मरणोपरांत इन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। सोवियत यूनियन एंड फ्रांस क्रिटिसाइड हिज रोल इन अमेरिका। सोवियत संघ और फ्रांस ने अफ्रीका में इनकी भूमिका की आलोचना भी की है। जो थर्ड पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है यूथांट। क्या नाम है बेटा, यूथांट। यूथांट का जो टाइम पीरियड था 1961 से लेकर 71 तक था। देखो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। 61 में क्या हुआ था, बर्लिन वॉल बनी थी। 71 में क्या था बता सकते हैं, 71 में क्या हुआ था बताओ, देश में कुछ हुआ था, अटैक किया था किसने, पाकिस्तान ने। किसने किया था, पाकिस्तान ने। कहाँ पर, बांग्लादेश पर अटैक किया था। देखते हैं क्या लिखता है, यूथैट लिखता है बर्मा म्यांमार, जो कि बर्मा का नया नाम है म्यांमार। टीचर एंड डिप्लोमेट, ये पेशे से एक शिक्षक थे और एक राजनयिक भी थे। वर्कड फॉर द रिजॉल्विंग द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस एंड एंडिंग द कॉन्गो क्राइसिस। इन्होंने क्या किया, क्यूबा के मिसाइल संकट के समाधान और कांगो की संकट की समाप्ति के लिए प्रयास किया था। एस्टेब्लिश द यूएन पीस कीपिंग ए फोर्स इन साइप्रस। इन्होंने क्या किया, साइप्रस में भी संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना की बहाल की थी। और क्रिटिसाइड द यूएस ड्यूरिंग द वियतनाम वार। और वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका की आलोचना भी की थी। अगला जो नाम पढ़ रहे हैं आप आगे फिर देखते हैं स्क्रीन के ऊपर क्या थे, सारे के सारे क्या हैं, सेक्रेटरी हैं यूएनओ के। अगले का जो अगला पढ़ रहे हैं उसका नाम है कुरत वाल्डीहिम। कुरत वाल्डीहिम जो कि 1972 से 1981 तक टाइम पीरियड रहा। ऑस्ट्रिया के थे, डिप्लोमेट एंड ए फॉरेन मिनिस्टर थे। ये पेशे से क्या थे, एक कूटनायक और विदेश मंत्री भी रहे। मेड एफर्ट टू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ नामीबिया एंड लेबनान। इन्होंने क्या किया, नामीबिया और लेबनान की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत सारे प्रयास किए। ओवरसा द रिलीफ ऑपरेशन इन बांग्लादेश। और इन्होंने बांग्लादेश में राहत अभियान की भी देखरेख की थी। चाइना ब्लॉक्ड हिज बीडे फॉर ए थर्ड टर्म। तीसरी बार महासचिव पद पर चुने जाने की दावेदारी का चाइना ने विरोध कर दिया था। उसके बाद जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप कौन है, जावेर पेरेज व कुडियार। जेवियर पेरेज व कुडियार, जिनका टाइम पीरियड 1982 से लेकर 1991 तक रहा। 1991 का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन हुआ ना बेटा, वही है। इसमें क्या देखते हैं, क्या कहते हैं, ये पेशे से क्या थे, ये पेरू के रहने वाले थे। पेशे से क्या थे, ये लॉयर एंड द डिप्लोमेट थे, वकील थे और साथ में ये राजनायक भी थे। देखते हैं क्या किया उन्होंने, वर्कड फॉर ए पीस इन द साइप्रस। उन्होंने साइप्रस, अफगानिस्तान एंड द एल सल्वाडोर, उसने क्या किया कि साइप्रस, अफगानिस्तान और अल सल्वाडोर में शांति स्थापना के लिए प्रयास किया। मीडिएटेड बिटवीन ब्रिटेन एंड अर्जेंटीना आफ्टर द फॉकलैंड्स वॉर। उन्होंने क्या किया, नामीबिया की आज़ादी के लिए मध्यस्थता का भी काम किया। और फॉकलैंड युद्ध के बाद ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच भी मीडिएटर का भी काम करना शुरू कर दिया था और किया भी था। उसके बाद जो नाम आता है बुतरस घाली। बुतरस घाली, जिनका टाइम पीरियड 1992 से लेकर 1996 तक रहा। ये इजिप्ट के रहने वाले थे। इजिप्ट समझते हैं, मिस्र के थे।
ये एक डिप्लोमेटिक जूरिस्ट फॉरेन मिनिस्टर थे, अर्थात ये राजनयिक, विधिवेता और विदेश मंत्री भी थे। इशूड ए रिपोर्ट एंड एजेंडा फॉर ए पीस, एन एजेंडा फॉर पीस नामक एक रिपोर्ट जारी की थी। कंडक्टेड ए सक्सेसफुल यूएन ऑपरेशन इन ए मोजाम्बिक, इन्होंने क्या किया, मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सफल अभियान चलाया। उसके बाद उन्होंने ब्लेम्ड फॉर द यूएन फेलियर इन बोस्निया, सोमालिया, रवांडा, उन्होंने इसके बाद बोस्निया, सोमालिया और रवांडा में भी संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताओं के लिए इन पर आरोप लगाए गए और इन पर आरोप लगे थे। ड्यू टू सीरियस डिसएग्रीमेंट द यूएस ब्लॉक्ड ए सेकेंड टर्म फॉर ए हिम, उसके बाद क्या हुआ, गंभीर असहमतियों के कारण अमेरिका ने इसको दोबारा से महासचिव बनने का विरोध किया। उसके बाद आता है देयर आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोफी अन्नान, बहुत इंपॉर्टेंट है कोफी अन्नान। कोफी अन्नान का जो समय था 1997 से लेकर 2006 तक था। ये घाना से बिलोंग करते थे। यूएन ऑफिशियल ये क्या थे, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी थे। क्रिएटेड द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया, एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष बनाया गया था। डिक्लेयर द यूएस लेड इन्वेशन ऑफ इराक एज एन इलीगल एक्ट, और उन्होंने क्या बताया गया था, अमेरिकी नेतृत्व में इराक पर हुए हमले को अवैध करार भी दिया गया था। एस्टेब्लिश द पीस बिल्डिंग कमीशन एंड द ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन 2005, 2005 में मानवाधिकार परिषद द्वारा शांति स्थापक आयोग की स्थापना की गई थी। एंड अवार्डेड द 2001 नोबेल पीस प्राइजेज, और उन्हें 2001 में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। इसके साथ में जो ये बुक में दिखाया गए हैं, इसके साथ में जो 2 सेक्रेटरी हो रहे हैं उनके बारे में नहीं दिखाया गया है। आप नोट भी कर सकते हैं, जो 2 सेक्रेटरी हैं उनके नाम आप नोट कर लें। एक इसके बाद का जो टाइम पीरियड आता है उसका नाम आता है बेटा बान की मून। जैसे कि मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ, इस टॉपिक में उनका नाम नहीं है, और जो करंट में हैं सेक्रेटरी उनका भी नाम नहीं है। क्या नाम है उनका, बन की मून। बन की मून जो 2006 के बाद जो 2007 से लेकर 16 तक का समय रहेगा वो बन की मून का रहेगा। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं ये पिक्चर उनकी नहीं है, कोफी अन्नान की है। इसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में बता रहे हैं। जो बन की मून है उनका टाइम पीरियड 2007 से लेकर 16 तक रहेगा, और 17 से लेकर जो 8% तक है वो आपको बताया था कौन थे, अंतोनियो मोनेलो ओलिवेरा गुटेरेस। जो बान की मून हैं ये दक्षिण साउथ कोरिया से थे, और ये फॉरेन मिनिस्टर भी थे और डिप्लोमेट भी थे। इसमें क्या बताते हैं कि इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इस पद पर बैठने वाले दूसरे एशियाई हैं। इन्होंने सबसे पहले जो इन्वायरमेंट है, चेंजेस है, उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं, और इनका जो लक्ष्य है वो क्या था, डेवलपमेंट करना और इसके ऊपर ध्यान देना था। और इन्होंने यूएन जो वीमेन है, महिला हैं, के निर्माण के लिए भी काम किया, और इन्होंने जो न्यूक्लियर है उसके ऊपर भी बहुत अधिक प्रेशर दिया, फोर्स किया कि होने चाहिए। अब 2016 के बाद जो 17 से लेकर अभी तक हैं वो कौन है, गुटेरेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुटेरेस एक पुर्तगाल के रहने वाले थे और वो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रहे। उनका जो टाइम पीरियड था प्रधानमंत्री का वो थे 1995 से लेकर 2002 तक पुर्तगाल में। लेकिन इस समय यूएनओ के सेक्रेटरी भी हैं करंट में, और इन्होंने यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर में भी रहे 2005 से 15 तक, और उसके बाद इन्होंने ये एक सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी रहे 1999 से लेकर 2005 तक। आप सभी विद्यार्थियों को फिर बताया जा रहा है कि दोनों के दोनों जो बान की मून हैं
और गुटेरेस है, ये आपकी बुक में नहीं दिखाया गया है इनकी पिक्चर, तो आप इनको अच्छे से देख भी लें और अच्छे से समझ भी लें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।